हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 11 को। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम आपको रूल 11 को स्टेप बाय स्टेप और इन अ सिंपल लैंग्वेज एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जिसमें आप एक प्रेजेंटेशन देखेंगे और उस प्रेजेंटेशन के जरिए हम आपको रूल 11 ब्रीफ करेंगे। पिछली वीडियो में हम आपको अब तक 10 रूल्स एक्सप्लेन कर चुके हैं पेपरा के, पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स 2004, लेटेस्ट वर्जन 2026 में जो एप्लीकेबल हैं। सो रूल 1 टू रूल 10 आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। वहां पे हमने रूल को स्टेप बाय स्टेप भी एक्सप्लेन किया है इंडिविजुअली, और एज अ टॉपिक भी हमने उनको मुख्तलिफ रूल्स को मिलाकर एक टॉपिक के अंदर जितने रूल्स भी कवर होते हैं हमने लॉन्गर वीडियो की शेप में भी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनको देखिए, उनसे सीखिए, ताकि आप प्रिक्योरमेंट में नॉर्मल की गई गलतियों को अवॉइड कर सकें और आप अपने लिए और अपने इदारे के लिए एक बेहतर प्रिक्योरमेंट कर सके और अल्टीमेटली पब्लिक मनी जो है वो वेस्ट ना हो। रूल 11 बात करता है अप्रूवल मैकेनिज्म का। अप्रूवल मैकेनिज्म के बारे में रूल 11 में पेपरा ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको सिफ्टेक सिंप्लीफाइड के बारे में दूंगा। हमारी ये काविश है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स के लिए, या जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है, वीडियो सीरीज, जिसमें हम प्रोक्योरमेंट रूल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हमने इससे पहले यूएसए प्रोक्योरमेंट को भी मुख्तलिफ सेशंस में एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ साथ हमारी सिविल इंजीनियरिंग के मुतालिक कुछ टॉपिक्स और उनकी एमसीक्यूज बेस्ड सीरीज भी जारी है, जिसको आप काफ़ी सराह रहे हैं, और मुख्तलिफ जो यंग इंजीनियर्स हैं उनको सपोर्ट मिल रही है वाइल प्रिपेयरिंग देयर देमसेल्फ फॉर द टेस्ट और जॉब इंटरव्यूज। उनको भी देखिए, उनको अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उससे हमें एक इनकरेजमेंट मिलती है। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद इमरान अजीज है। मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, और मैं मेंबर हूँ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स का। In addition to my engineering background, I have done two diplomas in procurement, public procurement and supply chain management and tender management. मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में मैंने काम किया है। और मेरा ये तजुर्बा है कि रूल 11 जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक फंडामेंटल, अगर आप इसको कहें कि एक फंडामेंटल रूल है प्रोक्योरमेंट प्लान का या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने अप्रूवल को स्किप किया किसी टेंडर की, किसी प्रोजेक्ट की, आपका आगे जाके प्रोसेस कितना ही नुमाया और कितना ही अच्छा ना हो, क्यों ना हो, तो फिर भी आपके पास अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है तो यू आर नो वेयर। यू विल हैव टू गो बैक टू स्केयर वन, कि आपने always you have to have the approval at the initial stages and in your hand before you advertise any tender, whether it is a small tender or a larger one, but it has to be approved from the competent forum। जो भी उसकी फाइनेंशियल लिमिटेशंस या फाइनेंशियल लिमिट्स हैं, उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी है उस अथॉरिटी से बिफोर यू इनिशिएट द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो रूल है, रूल 11, ये एक फंडामेंटल है या एक फाउंडेशन है
प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की, जिसको किए बगैर आप चाहे जितना भी बेहतरीन टेंडर फ्लोट कर लें, so it has to be rejected at any stage of the process. So ultimately जब आप वापस उसको देखेंगे और आप फीडबैक से आपकी मैनेजमेंट लेगी कि ये प्रोसेस क्यों रिजेक्ट हुआ, तो आइदर उसमें चंद और नकाइस के साथ साथ उसमें सेंक्शन या उसमें अप्रूवल की एक गुंजाइश होगी जो आपने टाइमली नहीं ली होगी, और यू आर बाईपासिंग द टाइमली अप्रूवल्स, एंड दैट कैन लीड टू ऑन द अदर साइड कैन लीड टू ऑडिट ऑब्जेक्शंस, retendering, or even disciplinary action against you or your firm. So don't bypass the approval processes, and don't do any splitting to avoid the approval of that competent forum which is competent for your specific procurement for which you are going to tender out. So उस लोग स्प्लिटिंग की तरफ भी जाते हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो भी हम पिछले रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं, रूल 9 में, कि स्प्लिटिंग भी अलाउड नहीं है। और प्रिक्योर स्पेसिफिकेशंस भी बाइस नहीं होनी चाहिए आपकी, और अल्टीमेटली आपके पास अप्रूवल तो होनी ही चाहिए। सो अप्रूवल मैकेनिज्म, स्पेसिफिकेशंस, स्प्लिटिंग और प्रिक्योरमेंट प्लान, ये चारों मिलकर एक जो इमारत खड़ी करते हैं वो आपका प्रिक्योरमेंट प्लान होता है, प्रिक्योरमेंट प्लानिंग होती है। सो ये चारों उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपकी प्रिक्योरमेंट इटसेल्फ। सो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे पेपरा रूल 11 को स्टेप बाय स्टेप और विद रियल एग्जांपल्स, so that you never do any mistakes when you are in the practical stage of your procurement process. So procurement failures start before bidding. बिडिंग से पहले ही procurement failure का स्टार्ट मस्ट है अगर आपने टाइमली अप्रूवल नहीं ली, क्योंकि अगर आपने अप्रूवल नहीं ली तो आप जाहिर बात है कंपटीशन से बच रहे हैं, या आप ट्रांसपेरेंसी को हिट कर रहे हैं, या और अल्टीमेटली आपने ऑडिट को दावत दे दी है अपने खिलाफ। सो अभी तक हम कवर कर चुके हैं रूल 8, रूल 9, रूल 10, एंड टुडे वी आर कवरिंग दी रूल 11 विच इज अप्रूवल मैकेनिज्म। सो रूल 11 पेपरा में एग्जैक्टली इस तरह बयान किया गया है कि ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज शेल प्रोवाइड क्लियर ऑथराइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स for different categories of procurement, and shall only initiate procurements once approval of the competent authorities concerned has been accorded. So दो चीजें पेपरा ने तय कर दी। एक तो तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसीज के ऊपर ये बाइंडिंग है, ये रूल शेल के साथ आया है, सो ये बाइंडिंग है कि वो क्लियर अथोराइजेशन और डेलीगेशन ऑफ पावर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्रोक्योरमेंट को तय करेंगे। स्टार्ट ऑफ द ईयर में वो पावर्स डेलीगेट करेंगे फाइनेंशियल लिमिट्स और उसके हवाले से, मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ द प्रोक्योरमेंट के हवाले से, कि इस अमाउंट तक अप्रूवल किस अथॉरिटी के पास है, इस अमाउंट तक किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अप्रूवल है। तो ये नॉर्मली आपकी फाइनेंशियल डेलीगेशन ऑफ पावर जो है वो सूबों ने या मरकज ने ऑलरेडी की है, जो कि आपके फाइनेंशियल रूल्स के अंदर, जीएफआर के अंदर भी मौजूद है, और आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट की उन्होंने डेलीगेशन ऑफ पावर्स को पहले से तय कर दिया है हुकूमत ने, गवर्नमेंट। सो डोंट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पार्ट, दिस इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। कि फॉर एग्जांपल आप वर्क्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो अगर आप CNW डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक की टेंडर की अप्रूवल एक अथॉरिटी देगी, लाइक मे बी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1 करोड़ 20 तक, फिर उसके ऊपर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की सीलिंग है तो वो आई थिंक 1 करोड़ 60 लाख तक है, और उसके बाद चीफ इंजीनियर जो है वो नो लिमिट है। तो इस तरह मतलब कहने का है कि हर सीट की अपनी फाइनेंशियल पावर्स जो है वो डेलीगेट हो चुकी हैं बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और बाय द फेडरल गवर्नमेंट्स। सो ये तो पहले से तय है। अब आपने, आपके एंड के ऊपर क्या है कि आपने इनिशिएट करनी है प्रोक्योरमेंट वंस द कंसर्न अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड दैट प्रोक्योरमेंट।
अगर उस अथॉरिटी ने, और अप्रूवल शुड बी प्रायर वन, एंड अप्रूवल शुड बी इन रिटन, नो assumption बेस्ड, नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस, इट शुड बी ऑन फाइल एंड इट शुड बी ऑन पेपर। सो आगे जाके हम इसके मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेज और मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करेंगे। सो आई होप रूल की हद तक तो आप क्लियर हैं। दो चीजें रूल ने बताई, एक क्लियर ऑथराइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, और दूसरा प्रोक्योरमेंट इनिशिएट करने से पहले आपने अप्रूवल उसकी लेनी है। वंस अप्रूव्ड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटीज कंसर्न, तो तब आपने प्रोक्योरमेंट इनिशिएट करनी है। सो रूल 11, जैसे कि मैंने कहा कि ये बात करता है प्रायर अप्रूवल्स की। उसके बाद टेक्निकल सैंक्शंस वर्क्स के केस में टाइमली अप्रूव होनी चाहिए, इन अ टाइमली मैनर। अक्सर देखा गया है मेरे तजर्बे में कि टेक्निकल सैंक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसको अक्सर वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे करने से कतराते हैं, और उसको लिंगर ऑन किया जाता है मुख्तलिफ बातें करके या बहाने करके, ताकि हम अल्टीमेटली फाइनल बिल जो आपका होता है उसकी बेस पे हम टेंडर करवाएं, which is not a legal practice, और which is not a good practice, I will say। बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये नहीं आता। ये एक ग्रे एरिया है हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। और अभी टाइम के साथ साथ पेपरा ने इसके ऊपर थोड़ी सख्ती शुरू की है कि टीएस जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या एए के साथ ही लेनी चाहिए, जो कि कवानीन और रूल्स यही कहते हैं। और उसके बाद अक्सर हमने देखा है कि ऑडिट पैरास और कोई आए ना आए तो टीएस की प्रायर अप्रूवल के ऊपर तो ऑडिट पैरा खामखा आता है। सो इन सारी चीजों से बचिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस को जिनको पेपरा इनकरेज करता है उनको फॉलो कीजिए। सो अपनी टीएस को इनिशियल स्टेजेस के ऊपर करवाइए और उसके बाद अपना टेंडर अपलोड कीजिए। अप्रूवल अथॉरिटी डिपेंड्स अपॉन प्रोक्योरमेंट वैल्यू कितनी है। हाँ, हमने जो बात की फाइनेंशियल या डेलीगेशन ऑफ पावर्स की, तो आने वाले कुछ दिनों में मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। डिटेल में हम उसमें डिस्कशन करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में क्या क्या सीलिंग्स डिफाइन है। और प्रोक्योरमेंट वैल्यू और डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया कि ये गवर्नमेंट ने पहले से पॉलिसी स्टेटमेंट में या अपनी वेबसाइट के ऊपर दी होती हैं कि इस डिपार्टमेंट में किसके पास कितनी अमाउंट तक की प्रोक्योरमेंट की अथॉरिटी है। सो जिसके पास जो अथॉरिटी होगी, अगर ये प्रोक्योरमेंट उसकी अथॉरिटी के अंडर आती है, तो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर या एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसकी ये ड्यूटी है और उसके ऊपर ये पेपरा ने एक जिम्मेदारी रख दी है कि आपने खामखा उसी अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है। अदरवाइज दैट कंसर्न पर्सन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस प्रोक्योरमेंट। अप्रूवल मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, जैसे मैंने कहा कि ये रिटन में होनी चाहिए, नो वर्बल अप्रूवल्स। और जो कोई भी कम्युनिकेशन ऐसी जो ऑन पेपर नहीं है, दैट इज नॉट अ लीगल वे, एंड दैट हैज नो लीगल वैल्यू। अल्टीमेटली जब ऑडिट आएगा तो उसने आपकी फाइल देखनी है, आपके मैसेजेस या आपकी कॉल्स का रिकॉर्ड उन्होंने नहीं देखा। सो अप्रूवल मैकेनिज्म प्रैक्टिकल, इसका व्यू जो है वो प्रोक्योरमेंट समरी आप बनाते हैं, उसमें आप उसकी कॉस्ट मेंशन करते हैं, उसमें एक उसका स्कोप ऑफ वर्क बुलेट फॉर्म में या समरी की फॉर्म में पुटअप करते हैं, और उसकी टाइमलाइंस मेंशन करते हैं, जो जो चीजें आपने प्रोक्योरमेंट प्लान में बताई थी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। और उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी को आप वो फाइल भिजवाते हैं, और कंपिटेंट अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल आती है, और अब उस अप्रूवल को फिर आप उस रिकॉर्ड का, उस फाइल का हिस्सा बनाते हैं, जो आपकी प्रोक्योरमेंट फाइल उस प्रोजेक्ट के लिए आप इनिशिएट कर चुके हैं। तो उसमें शुरू में वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लगती है। तो उसमें मतलब ये, इसको आप इस नजर में भी देख सकते हैं कि आपका पीसी 1 की स्टेज जो है वो, उसमें पीसी 1 आपका अप्रूव हो। पीसी 1 की आप अगर वर्क्स डिपार्टमेंट में है तो पीसी 1 की मुख्तलिफ अप्रूवल के बॉडीज होती हैं, जिस तरह पीडीडब्ल्यूपी है, फिर सीडीडब्ल्यूपी है, फिर एक अमाउंट जो सीडीडब्ल्यूपी की सीलिंग से ऊपर है वो सीडीडब्ल्यूपी रिकमेंड करती है एक्नेक को, और फिर एक्नेक उसकी अप्रूवल देता है। और कुछ प्रोजेक्ट्स के केस में फिर कैबिनेट की तरफ भी बात जाती है। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि जो भी फोरम होगा
उसका अप्रूविंग फोरम होगा, वो अप्रूवल पहले आएगी और उसके बाद आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप किसी केस में भी इमरजेंसी का बहाना बना के या इमरजेंसी को मेंशन करके आप ये नहीं कह सकते कि मैंने टेंडर पहले लगा दिया और अप्रूवल मैं फिर बाद में पोस्ट फैक्टो दूंगा। लोग करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, और दैट इज इलीगल फ्रॉम पेपरा पॉइंट ऑफ व्यू। सो अप्रूवल क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इट प्रोटेक्ट्स द ऑफिसर, नॉट द प्रोसेस। जो कंसर्न ऑफिसर है, डेफिनेटली उसने अपनी स्किन बचानी है, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो उसके कैरियर के ऊपर एक दाग धब्बा ना लगे, तो ये प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो अ, उसको अपनी स्किन को सेव करने के लिए जरूरी है। इट प्रोटेक्ट्स दैट ऑफिसर। सो कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में देखी गई हैं, मेरे तजर्बे के मुताबिक, लोग अक्सर अप्रूवल टाइम पे नहीं लेते, और जब ऑडिट आता है या बाद में किसी भी स्टेज पे कोई इंक्वायरी इनिशिएट होती है या कोई क्लैरिफिकेशन आती है, तो उसमें फिर वो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स ले रहे होते हैं। और अक्सर जो कि अगेन एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। या अज्यूम्ड अप्रूवल, जी हम ले लेंगे साहब से, साहब ने वर्बल कह दिया था आप प्रोसेस कर दे, मैं आके दे दूंगा, फिर आके आपसे भी भूल गई, साहब से भी ओवरलुक हो गई, और अल्टीमेटली जब एंड के ऊपर ऑडिट आया तो ऑडिट ने उस चीज को पकड़ लिया कि आप मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिखाएं। तो वो तो आपके पास होगी नहीं, तो फिर आपके पास फैक्ट हो, या फिर वो आप दोबारा से उनके पास जाएंगे। और दूसरी तीसरी चीज मिस्टेक जो हम नॉर्मली करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हम मिसिंग टेक्निकल सेंक्शन। टेक्निकल सेंक्शन जो है वो वर्क्स डिपार्टमेंट के केस में, आपकी जो वर्क्स डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर साहब हैं या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इनको गवर्नमेंट ने कुछ सीलिंग्स असाइन की हैं फाइनेंशियल डेलीगेशन ऑफ पावर्स के रूल्स के अंदर, जो वर्क्स की सैंक्शन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो आपकी ओवरऑल उस प्रोजेक्ट का पीसी 1 की अप्रूवल है, जो कि वो फोरम देगा, जो आपका पीडब्ल्यूपी है, सीडब्ल्यूपी, जैसे मैंने बताया। उसके बाद जब आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जो वर्क्स के पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो वर्क्स की एक टेक्निकल, उसकी टेक्निकलिटीज और उसकी क्वांटिटीज और उसकी वैल्यू, उसको वो टेक्निकल इंजीनियर जो उस पोस्ट के ऊपर है, या उस सीलिंग का जो इंचार्ज है, उस अमाउंट का, उस लिमिट का, तो वो उसकी टेक्निकली उसकी दोबारा से अप्रूवल देगा कि जी, वो क्वांटिटीज को चेक करेगा, वो उसके रेट्स को चेक करेगा कि वो मार्केट रेट स्केजुअल के मुताबिक हैं, कहीं इसमें पुराने रेट्स तो मेंशन नहीं हो गए बाय मिस्टेक एट द टाइम ऑफ द पीसी 1। तो मतलब पीसी 1 और अभी जो आप एक्चुअल टेंडर लगाने जा रहे हैं, इसमें जो भी कोई डिस्क्रिपेंसी अगर सामने आती है, तो वो इस टीएस की स्टेज के ऊपर रेक्टिफाई की जा सकती है। या कोई ऐसी चीज जो आपने कम लेनी है, पीसी 1 में आपने लोकेशन ज्यादा करवा ली थी, अब आपको कम चाहिए, या थोड़ी कम रह गई थी, और उसकी 10% की लिमिट होती है उनके पास, उसके उस अप्रूव्ड अमाउंट से थोड़ी ज्यादा आपने वो क्वांटिटी देनी है, बट दैट शुड बी अंडर 10%। तो कमी बेशी जो भी आपके पीसी 1 में रह गई थी, वो आप टीएस में आके रेक्टिफाई करते हैं। टीएस का मकसद ये है, क्योंकि टीएस में प्योरली टेक्निकल चीजें आती हैं, प्योरली इंजीनियरिंग रिलेटेड आइटम्स आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेक्निकल सेंक्शन, नाम से भी जाहिर है। सेंक्शन मीन अगेन अप्रूवल। सो अप्रूवल आफ्टर प्रोक्योरमेंट इज नॉट द अप्रूवल, इट इज ओनली अ डैमेज कंट्रोल। ऑफ कोर्स, अगर आप बाद में अप्रूवल ले रहे हैं जो आपको शुरू में लेनी थी, सो दैट इज नॉट एन अप्रूवल, बट इट इज ओनली अ डैमेज कंट्रोल, और टू अवॉइड द ऑडिट पैरास। सो आई होप आपने एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी फाउंडेशन बिल्टअप कर ली है बिफोर वी प्रोसीड टू रूल 12, जहां पे हम एडवर्टीजमेंट और मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमने रूल 8 to 11 के अंडर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की बात की है। और ये एक चेन है, हर रूल एक दूसरे रूल के साथ जुड़ा हुआ है। रूल 8 9 के साथ जुड़ा है, 9 10 के साथ, और फिर 10 11 के साथ। तो आप कह रहे हैं कि हम एक सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, या एक बिल्डिंग के ऊपर जाते हुए जिस तरह आप स्टेप बाय स्टेप स्टेयर केस पे चढ़ते हैं, तो हम हर स्टेप से इस तरह आगे जा रहे हैं
और आगे जाके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें हमारी टेक्निकल डिस्कशंस होंगी। तो हमारे साथ रहिए ताकि आप बेहतर तरीके से प्रोक्योरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें और किसी भी किस्म की ऑडिट ऑब्जेक्शंस वगैरह से आप बच सकें। सो ये था हमारा अप्रूवल मैकेनिज्म रूल 11। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्टीजमेंट और बिडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। सो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टिकटॉक के ऊपर भी इसको फॉलो करें। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इट वाज अ प्लेयर मीटिंग विद यू। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम एडवर्टीजमेंट और रूल 12 की बात करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।